Hello students, today we are going to start our the chapter work energy power in which we have covered till the potential energy of spring. So now from onwards we will cover the topic different forms of energy, then after mass energy equivalence and principle of conservation of energy, and after that what is collision. So let us start the chapter that we are, this is your subject physics. Chapter name is work energy power. ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अलग अलग रूप, जैसा कि अभी आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे, एनर्जी का रूप बदल जाता है, एनर्जी की फॉर्म्स चेंज हो जाती है। एनर्जी हमारे जो इस यूनिवर्स में है वो कई तरह के फॉर्म में पाई जाती है। तो जो उसके मेन फॉर्म्स हैं, मेन रूप आप जो डेली लाइफ में देख सकते हैं या कुछ नहीं भी दिखते, वो कौन कौन से हैं। तो उनमें से पहला है आता बच्चों आपका इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, अंदर का। तो यहाँ इंटरनल एनर्जी का भी मतलब ऐसे ही है, होता ये है बच्चों, जैसे हर चीज़ एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी होती है ना। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में आप जानते हो वो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगते हैं, जिसके कारण से उनके बीच जो कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करते हैं सॉलिड स्टेट में, लिक्विड थोड़ा सा मोशन करते हैं, गैस में और ज़्यादा मोशन करते हैं। तो उनके अंदर मोशन भी हो रहा है और अपनी पोजीशन की वजह से भी उनके अंदर एक एनर्जी है। तो पोजीशन की वजह से उनके अंदर एनर्जी है, वो क्या कहलाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जो मोशन हो रहा है उसकी वजह से जो एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। सपोज ये कोई क्रिस्टल है, इसके अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये जो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, उसकी वजह से जो इनकी पोजीशन है, इस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है आपका मोशन कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एनर्जी है वो है आपकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपका इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी बच्चों होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल। ऐसे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होता है बच्चों को आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात करी जा रही है क्योंकि एटम्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हम होल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी बड़े सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? ये डिपेंड करती है बच्चों टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर क्यों डिपेंड करती है? जैसे किसी बॉडी को हीट दी जाए, किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब उनके अंदर हीट बढ़ने पे बच्चों क्या होगा? सबसे पहले तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी। एटम जो पहले ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे वो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेशन का। तो पोजीशन से भी डिसलोकेट ज़्यादा होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, और उनमें मोशन आया तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो दोनों प्रकार की एनर्जीज में उनके अंदर इंक्रीमेंट आएगा।
तो इसकी वजह से आपकी हम ये कह सकते हैं कि दोनों प्रकार की एनर्जी से हमारा क्या बढ़ जाएगा, आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है बच्चों आपकी हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी बच्चों, अब बॉडी possesses हीट एनर्जी ड्यू टू द इरेगुलर या डिसऑर्डरली मोशन ऑफ इट्स एटम। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर डिसऑर्डर वे में, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, इरेगुलर वे में जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, आपस में जो टकराते हैं, वो ये मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से जो उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास तो हो गई इंटरनल एनर्जी, दूसरी हो गई हीट एनर्जी, तीसरी हमारी होती है बच्चों केमिकल एनर्जी। फिर होती है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी क्या होती है? केमिकल एनर्जी अभी हीट एनर्जी में समझा, समझ आ रही होगा। केमिकल एनर्जी होती है बच्चों किसी भी एटम या एटम नहीं, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, उन केमिकल बॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, उसी को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं बच्चों, आपकी केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। माने जिस किसी में आप हीट देते हैं वो रिएक्शन एंडोथर्मिक कहलाती है, जिसमें से हीट इवॉल्व होती है वो रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक कहलाती है। तो जो कंपाउंड बनता है उसकी एनर्जी और जो बॉन्ड होता है उसकी एनर्जी में कुछ डिफरेंस होता है, यही एनर्जी का डिफरेंस केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बाहर आता है। ठीक, फिर आती है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पहले बताया था मैंने, किसी चार्ज को किसी इनफाइनाइट लोकेशन से किसी गिवन पोजीशन तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उस चार्ज के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था बच्चों। न्यूक्लियर फिशन होता है जब यूरेनियम U35 का, तो वो छोटे छोटे दो एटम में टूटता है, बेरियम और क्रिप्टन में, साथ में आपके न्यूट्रॉन बनते हैं और बहुत सारी एनर्जी बनती है। तो ये जो एनर्जी आपकी जो प्रोड्यूस होती है बहुत लार्ज स्केल पे, उसको ये न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। उस प्रोसेस को कहते थे न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो हमने उसमें क्या देखा था, आपका जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है बाय द इक्वेशन जो कि हम पढ़ने वाले हैं, एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस। फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन, उनका कहना था E इक्वल्स टू mc²। माने एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और मास मल्टीप्लाई द c², स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर टाइम्स एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, इन दोनों को इक्वल करता है। ठीक है, यूनिफिकेशन करता है कुल मिलाकर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग समझ चुके हैं क्या होता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ऑलवेज बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक्चुअली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैज नो प्रूफ।
मतलब आप अब तक फिजिक्स में ऐसा कोई प्रूफ नहीं आया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, लेकिन ये देखा गया है यूनिवर्स में जितनी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी जो है बच्चों हमेशा कांस्टेंट होती है। यूनिवर्स भी एक प्रकार का आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो देखा जाता है कि जहाँ अगर किसी प्रकार की एनर्जी का लॉस होता है तो उतना ही एनर्जी का इंक्रीमेंट किसी दूसरे पार्ट में हो जाता है। माने अगर यूनिवर्स में कहीं पे भी आपका एनर्जी का कोई लॉस होगा तो उस यूनिवर्स के दूसरे हिस्से में उतनी एनर्जी का इंक्रीमेंट हो जाएगा, पर दूसरी फॉर्म में हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी लॉस नहीं हुई थी, एनर्जी का केवल फॉर्म चेंज हुई थी, एनर्जी का रूप बदला था, उसका कोई ना तो इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट हुआ। इसलिए ये कहते हैं एनर्जी इज कंजर्व, लेकिन इसका कोई एक्चुअल मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारी बच्चों टॉपिक है कॉलिजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे। ओके बच्चों, कॉलिजन आपका क्या होता है? कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज मे बी डिफाइंड एज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन between the two bodies for a short interval of time, as a result of which energy and momentum of the interacting bodies changes. मैंने क्या बोल दिया अंग्रेजी में? मैंने ये बोला कॉलिजन जो आपका दो बॉडीज के बीच में होता है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है दो बॉडी के बीच का, जिस के वजह से जब कॉलिजन होता है उस दौरान दो बॉडीज के बीच में उनकी मोमेंटम और एनर्जी का आदान प्रदान होता है। कॉलिजन का हिंदी मीनिंग होता है टकराना। अब जब कोई चीज टकराती है, कोई चीज का जब टक्कर होती है तो ये कॉलिजन होता है। डेली लाइफ में हम कॉलिजन देखते हैं, बहुत सारे तरह के कॉलिजन। बिलियर्ड बॉल खेलते हैं तो बिलियर्ड बॉल में जब हम खेलते हैं तो बॉल से बॉल टकराती है, कॉलिजन। गाड़ियों का टकराना कॉलिजन, ठीक है। तो डेली लाइफ में बहुत प्रकार के कॉलिजन हम देखते रहते हैं, ठीक। जैसे कि आप बैट और बॉल कोलाइड करते हैं, पर वहाँ पे वो भी कॉलिजन है। मतलब कॉलिजन्स तो बहुत तरह के हैं। गैस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार कॉलिजन कर रहे हैं। गैस प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है? लगातार वो वॉल्स पे, आपकी जो कंटेनर है उसके वॉल पे स्ट्राइक करती है, उसके मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, तो कॉलिजन है। कॉलिजन्स कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक। तो अब हम कॉलिजन्स की थोड़ा सा डीप स्टडी करने जा रहे हैं। कॉलिजन तीन प्रकार के होते हैं मेनली: इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इसमें आप इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन और इलास्टिक कॉलिजन इन टू डायमेंशन के तो डेरिवेशन करेंगे। इन इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन उसमें नहीं है, ठीक है, तो उनके नहीं कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिक कॉलिजन की। इलास्टिक मतलब तीन प्रकार के कॉलिजन होते हैं: इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन होता है बच्चों जिसमें जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं तो उनका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है
और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ऐसा नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में चेंज हो जाए, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर हम बात करना चाहें कि इसको रियल लाइफ में कोई एग्जांपल है तो उसका रियल लाइफ में एग्जांपल है ग्लास या आइवरी बॉल्स का आपस में कोलिजन। जब ऐसा होता है तो आपका उसमें कोलिजन बहुत हद तक आपका इलास्टिक कोलिजन रहता है। इलास्टिक कोलिजन को आप समझो जैसे आइडियलिस्टिक, जो ना के बराबर देखने को मिलता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स में तो होता है लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में बहुत कम मिलता है। तो उसकी खास बातें क्या हैं? आपकी खास बातें ये है टोटल मोमेंटम total energy is conserved. Kinetic energy is conserved. जिसमें ऐसा होगा उसमें टिक लगा देंगे, जिसमें ऐसा नहीं होगा उसमें टिक नहीं लगाएंगे। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इस तीनों का मतलब क्या है? मोमेंटम कंजर्व रहने का ये मतलब है आपका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था दोनों का सम, दो बॉडीज का इनिशियली जो मोमेंटम था कोलिजन करने से पहले उतना ही मोमेंटम रहता है आपका कोलिजन करने के बाद। टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन का मतलब है एनर्जी पे कोई भी आपका चेंज एनर्जी में नहीं आएगा। एनर्जी जितनी थी कोलिजन के बाद भी उतनी ही रहेगी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब कंजर्वेशन का मतलब ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों की बॉडी का सम। माने मान लो शुरुआत में जो एक बॉडी है, दो बॉल्स हैं, ग्लास बॉल्स या आइवरी बॉल्स। तो जो आइवरी बॉल्स हैं, ये आइवरी बॉल दूसरी आइवरी बॉल ये आपस में कोलाइड करने वाली है। इसकी शुरुआत में एनर्जी है 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इसकी जूल इसकी है 20 जूल, ठीक है। और या फिर इस तरह कोलिजन नहीं होगा तो इस तरह कोलिजन मान लो ये रहा, ये स्ट्राइक कर जाएंगे। तो कोलिजन के बाद भी तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10 + 20 माने 30 जूल। कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 30 जूल है, तो कोलिजन के बाद भी यहाँ पे कितनी रहेगी 30 जूल ही रहेगी। माने काइनेटिक एनर्जी की कोई चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कब आता है? जब कोलिजन होता है। तो वैसे तो डेली लाइफ में मान लो आपने किसी गाड़ी ठोक दी, आप गाड़ी से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, बाइक आपने कार में उठाओगे, दूसरे वाले की गाड़ी का कांच टूटेगा, कुछ ना कुछ टूटेगा तो आवाज आएगी, साउंड एनर्जी क्रिएट होगी, हीट क्रिएट होगी, ठीक। ऊपर से झापड़ पड़ेगा, वो भी उसकी हीट एनर्जी भी मिलने वाली है। कुल मिला के आपकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के दौरान दूसरी किसी अदर फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ऐसा कोलिजन वो कोलिजन इलास्टिक नहीं रहता, वो कोलिजन इनइलास्टिक बन जाता है। खासियत उसमें क्या है? उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी इसमें भी कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी आपका दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म चेंज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी आपकी मुख्य रूप से साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। इसी तरह से आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होते हैं जिसमें कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर देती है, ठीक है। और इसमें भी आपका
मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व है, ये कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल क्या है? आप मिट्टी, गीली मिट्टी लीजिए और दीवार पे फेंक के मार दीजिए, क्या होगा? दीवार को चिपक जाएगी। तो ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक पॉइजन। आपने मिट्टी को मोमेंटम दिया, वो मोमेंटम कुछ एनर्जी दी और वो उसके साथ जाके स्टक हो गई, चिपक गई। तो अब उनके पास कॉमन वेलोसिटी है। तो ये ऐसा कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही। शुरुआत में उसके पास जो मड आपने फेंकी थी उसके पास मोशन था, काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन दीवार को लगने के बाद उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक, इस तरह से आप बुलेट गन से बुलेट फायर करें और वो किसी दीवार में जाकर धंस जाती है इनइलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारे कोलिजन क्या हैं आपके इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक, मेरे ख्याल से आप लोगों को इलास्टिक और सॉरी परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का डेरिवेशन। वन डायमेंशन में इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं जो बॉडीज हैं ए और बी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। ये है बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। अगर u1 की वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा? तो ये होगा, ये है ड्यूरिंग कोलिजन। ये है आपका आफ्टर कोलिजन। देखो बच्चों, सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में मैंने दिखाया है दो बॉडीज है जिनका मास m1 है, एक है ए, एक है बी। ए बॉडी का मास m1 है, बी बॉडी का मास m2 है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अगर u1 की वैल्यू ज्यादा है तो वो उसको टेक ओवर करेगी, स्ट्राइक करेगी तो कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने के बाद ये बॉडी आपस में ये बॉडी को आगे धक्का मारी, बॉडी आगे लगेगी, ये मोशन करती रहेगी। फिर आपको इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन कब कहलाएगा? इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन कहलाएगा the collision in which both the momentum and the kinetic energy are conserved and the colliding bodies continue to move along the same straight line after the collision is called an elastic collision in one dimension। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन कहलाएगा
अगर आपका कोलाइडिंग बॉडीज स्ट्राइक एक दूसरे को टक्कर मारने के बाद भी स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों उसके बाद जो है इसका जो हम डेरिवेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक बच्चों आज आप पढ़िएगा ध्यान से। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो आज पढ़ाया है वो क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इससे पहले के भी टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए बच्चों, जो आपको समझ में आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।